So I welcome you all. We were talking about the basal metabolic rate, we were talking about the SDA, and we were talking about कि human beings को भी energy की requirement होती है. So क्यों human beings को energy की requirement होती है? So as to accomplish the physical activity. अब अगर हम physical activity की बात करते हैं तो human beings में जो हमारी physical activity है ये highly variable है. अगर हम बैठे हुए हैं तो हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इन टर्न अगर हम दौड़ने लगते हैं तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है. तो ऐसे ही अलग अलग एक्टिविटीज के हिसाब से कैलोरीज पर आर को लेकर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है बीएमआर. सो इफ यू आर सिटिंग क्वाइटली यू रिक्वायर 25 कैलोरीज पर आर. अगर आप खड़े हैं और कुछ ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो आपको 30 कैलोरीज पर आर चाहिए. ग्रेजुअली अगर आप स्विम करते हैं 600 कैलोरीज पर आवर, एंड इफ यू आर वॉकिंग अपस्टेयर्स यू नीड 80 कैलोरीज पर आवर. लाइट वर्क में 30 to 40% ऑफ द बीएमआर, मॉडरेट वर्क में 40 to 50% ऑफ द बीएमआर, heavy work में 50 to 60% of the BMR, and very heavy work में 60 to 100% of the BMR. Now we will try to understand कि ये जो एनर्जी आ रही है ये एनर्जी कहाँ से हमें मिल रही है. तो इसके लिए हमें एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से भी मिलेगी, हम लिपिड्स भी लेंगे, प्रोटीन्स भी लेंगे. तो फिलहाल हम शुरू करने वाले हैं न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. हम सभी जानते हैं दैट carbohydrates are the chief source of energy. Not only chief, they are the instant source of energy. और लगभग हमारी 60 to 70% of जो total calorific requirement of the body है ये कौन पूरी करता है? कार्बोहाइड्रेट्स पूरी करता है. और न्यूट्रिशनली अगर हम बात करें तो दो तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट्स को न्यूट्रिशनली क्लासिफाई करते हैं. एक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसको हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है. सो द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी आर स्टार्च, they are the glycogen, they are the sucrose, they are the lactose, glucose, etc. And on the other hand, there are carbohydrates that are not utilized by our body, cellulose, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन. ये सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसको हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना. क्यों? क्योंकि एक तो ये एज अ फाइबर भी काम करता है, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे. इसमें सबसे ज्यादा क्या है? स्टार्च बहुत ज्यादा कॉमन है. दूसरा, इट इज प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रल टेस्ट. अब अगर हम स्टार्च की बात करते हैं, आलू की बात करते हैं, आलू के पकौड़े चाहे तो पकौड़े बनाइए, नमकीन खाना है नमकीन खाइए, सब्जी बनानी है सब्जी खाइए, हलवा खाना है हलवा खाइए. ओके, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ फुलनेस. फीलिंग ऑफ फुलनेस का मतलब है फीलिंग ऑफ, हम इसको कहते हैं सटाइटी, फीलिंग ऑफ सटाइटी. अच्छा, अब दूसरी तरफ सुक्रोज है जिसको हम टेबल शुगर कहते हैं. इट इज मेनली वैल्यूड फॉर इट्स स्वीटनेस, लेकिन इसका जो इनटेक है हमें लिमिटेड कर देना चाहिए. क्यों? क्योंकि जैसे ही हम सुक्रोज अगर हम बहुत ज्यादा खाते हैं तो हमें डेंटल कैरीज का बहुत ज्यादा खतरा लगा रहता है. अब डेंटल कैरीज क्यों होती है? डेंटल कैरीज इसलिए होगी कि आपके माउथ में जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया शुगर पर फीड करेगा, और शुगर पर फीड करने के बाद वो बैक्टीरिया एसिड बना लेगा, और एसिड आपके टूथ को डीके करेगा. ओके, Okay, so let's move on to the functions of carbohydrates. हम जानते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट जितने भी होते हैं they are the primary energy source, and moreover they fulfill about the 60 to 80% of the body's total needs. और दूसरा काम ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन को स्पेयर कर देते हैं. यूजुअली प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन का काम होता है, प्रोटीन्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी. ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स. अब अगर हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे तो जहां तो प्रोटीन को मसल बनानी है और बाकी आपके दूसरे काम करने हैं, तो प्रोटीन से तो एनर्जी के लिए यूज हो जाएगा जितना भी प्रोटीन है. तो इसीलिए हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं ताकि प्रोटीन अपना काम कर सके और प्रोटीन का अननेसेसरली वेस्टेज ना हो. ओके, सो हमें एनर्जी के लिए हम प्रोटीन यूज नहीं करना चाहते. हमारी बॉडी इस तरीके से डिजाइन है दैट वी हैव वेरी स्पेशलाइज्ड. ओके, ओके, नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट बाय ब्रेन. ओके, तो बहुत सारे ऑर्गन आपकी बॉडी में ऐसे हैं और बहुत सारे सेल्स आपकी बॉडी में ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली ग्लूकोज पे ही सरवाइव करते हैं. जिसमें आपका आता है ब्रेन, आपकी आते हैं जिसमें आरबीसीज, इनको भी ग्लूकोज ही चाहिए, टेस्टिस है उसको भी ग्लूकोज चाहिए. ओके,
So brain primarily survive the glucose and extended period of low blood glucose called a condition known as hypoglycemia, जिससे आपका ब्रेन डैमेज हो जाता है, डैमेज टू द ब्रेन, आपका ब्रेन डैमेज हो जाएगा. ओके. एंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जब भी होती है तो आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस्ड है, दिस इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट. ऑलराइट. ओके जी. नाउ आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ पेंटोजेस, जो कि इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है डीएनए और आरएनए का और कोएंजाइम्स का. ठीक है. तो ये जितनी भी शुगर्स हैं, दे आर जेनरेटेड ड्यूरिंग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. जब हम डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और वो डाइट वाले कार्बोहाइड्रेट जब हमें एनर्जी दे रहे हैं, मेटाबोलाइज हो रहे हैं, तो इन बिटवीन आपकी राइबो शुगर जनरेट हो जाती है और भी पेंटोजेस शुगर जनरेट हो जाती है. ठीक है. और किस पाथवे से? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से. ओके. अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जैसे मेट्रो सिटीज में होता है कि 14-14 साल के बच्चों में डायबिटीज है, 14-14 साल के बच्चे ओबीज हो गए हैं, है ना. तो अब उस केस में क्या है कि आपकी जो एक्सेस कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, इससे फैट बनने लगता है. ठीक है. जो ग्लाइकोलिसिस की साइकिल है, वहीं पर प्रिकर्सर जनरेट हो जाते हैं जो फैट की सिंथेसिस करते हैं, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल की सिंथेसिस करते हैं, और वो फैट कहाँ स्टोर हो जाता है? एडिपोज टिश्यू. ओके. मोर ओवर, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स मैंने कहा ऐसे हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते, लेकिन इनकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है. इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? दे एनहांस दी बॉबल मूवमेंट. भाई ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ना. उसमें नीति सूक्त में कहते थे कि वो आदमी हमेशा प्रसन्न और खुश रहता है जो हर 5वें दिन साग खाता है. वाई? बिकॉज क्योंकि आपका गट क्लियर रहता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज इंप्रूव्ड ग्लूकोज टॉलरेंस. ओके जी. अब आजकल क्या हो गया है, हम बहुत ज्यादा जो कैंड आइटम है, टिन्ड आइटम है, वो कंज्यूम कर रहे हैं. उसमें एक स्वीटनर यूज होता है, दैट इज नोन एज हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप. तो इसको भी हम आजकल यूज करते हैं. एंड इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लूकोज. किससे प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोज से प्रोड्यूस होता है. ठीक है. अब इसमें क्या है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और इसमें ग्लूकोज चेंज हो जाता है फ्रक्टोज. ठीक है. तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ साइड इफेक्ट है. ठीक है. तो बट देर आर स्टडीज that indicate that there is no significant difference between sucrose and high fructose corn syrup. वो कहते हैं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है. अब डिफरेंस का मतलब क्या है कि जब हम ग्लूकोज सोर्स लेंगे या हम शुगर सोर्स लेंगे, कितना जल्दी वो आपके ब्लड में रिलीज हो रहा है. ठीक है. ओके. और इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स. ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि अलग अलग तरीके की शुगर्स हम जब कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारे ब्लड में, कुछ शुगर्स हैं जो एकदम से ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज कर देती है, कुछ शुगर्स हैं जो धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज करती है. तो इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लाइसीमिक इंडेक्स. ओके. सो देर आर सर्टेन शुगर्स which rise give rise to the blood sugar, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ा देती है. और इसी वेरिएशन को मेजर करने के लिए एक इंडेक्स है, दैट इंडेक्स इज नोन एज द ग्लाइसीमिक इंडेक्स. व्हाट इज ग्लाइसीमिक इंडेक्स? इट इज गोइंग टू चेक कि आपका जो पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल है, पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल का मतलब है कि हमने खाना खाया, खाना खाने के एग्जैक्ट 2 घंटे बाद का जो सैंपल है, वो हमने सैंपल लिया ब्लड का, उसमें देखा ब्लड ग्लूकोज कितना बढ़ा हुआ था. तो अलग अलग खाने का जो सोर्स है, अलग अलग ग्लूकोज, अलग अलग मानो स्टार्च है, आलू है, तो सबका ग्लाइसीमिक इंडेक्स अलग अलग होता है. एंड हाउ डू वी कैलकुलेट द ग्लाइसीमिक इंडेक्स? इज डिफाइंड एज द एरिया अंडर द ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स कर्व. हम क्या करेंगे? जैसे ही हमने खाना खाया, उसके 2 घंटे के बाद से हम ब्लड सैंपल लेना शुरू कर देंगे. ठीक है. और हम देखेंगे कि कितना ब्लड ग्लूकोज राइज हुआ है. सो इट इज कैलकुलेटेड एज एरिया अंडर द ब्लड ग्लूकोज कर्व आफ्टर इंजेक्शन ऑफ टेस्ट मील डिवाइडेड बाय एरिया
अंडर द कर्व आफ्टर इंजेक्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू 100। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, ग्लाइसीमिक इंडेक्स। आप देखिए जिसका हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स है उसका कर्व ऊपर वाला है, पिंक वाला जो दिख रहा है ये हाई है, और जिसका लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो आपका नीचे वाला कर्व है। और ये क्या है कि जब हमने खाना खाया उसके 30 मिनट बाद, 60 मिनट बाद, 90 मिनट बाद, 120 मिनट बाद कैसे कैसे ब्लड ग्लूकोज स्पाइक करता है। क्योंकि जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम स्पाइक नहीं करना चाहिए, है ना। एकदम स्पाइक कर जाएगा, उनकी बॉडी उस ग्लूकोज के लोड को हैंडल नहीं कर पाती, क्योंकि कई बार आपकी इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रही है, कई बार आपका पैंक्रियाज नहीं काम कर रहा, प्रॉपर इंसुलिन नहीं काम कर रहा। इंसुलिन अगर आ गया तो आपके इंसुलिन के रिसेप्टर्स नहीं काम कर रहे हैं। दिस वी विल कवर व्हेन वी विल बी स्टडिंग द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल। ठीक है, जब हम ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे ये सारी चीजें कवर करेंगे। अच्छा, जनरली जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने चाहिए, और पहले के जमाने में यही खाते थे। अब के जमाने में क्या खाते हैं, अब मोमोज खा रहे हैं लोग, है ना। मोमोज खा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, ब्लड ग्लूकोज जल्दी जल्दी स्पाइक करता है। सो इन जनरल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैव लो जीआई, ठीक है, और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनका जीआई एकदम से इंक्रीज करता है, ठीक है। एंड कई बार, ठीक है, ये जो ब्लड ग्लूकोज है ये एक एस्पेक्ट है और न्यूट्रिशन दूसरा एस्पेक्ट है। कई बार ये भी देखा गया है दैट द फूड विच हैज अ लो जीआई दे आर नॉट ऑलवेज हेल्दियर, ठीक है, हेल्दियर नहीं होते। अगर जीआई लो भी है, हेल्दी नहीं है, लेकिन दे हेल्प इन रिड्यूसिंग ओवरऑल कैलोरी इनटेक। अगर हम हेल्दी की बात करते हैं तो हेल्दी न्यूट्रिशन में हमें एक बैलेंस मील लेने की जरूरत है। और जितने भी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ऐसे फूड लो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स लो दोज व्हिच आर रिच इन फाइबर एंड व्हिच हैव लो जीआई। जैसे होल ग्रेन्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, सर्टेन वेजिटेबल्स हम ले सकते हैं, है ना। ओके, तो ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स दिया हुआ है फूड आइटम का, ग्लूकोज का 100, कैरेट्स का 90 to 95, और आप देखो सोयाबीन्स का 15 to 20, है ना, फ्रक्टोज का 20 to 25, आइसक्रीम मिल्क का 35 to 40, ऑरेंज एप्पल का 40 to 45। तो सबका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ऑन एन एवरेज कैलकुलेटेड रहता है। ओके, सो नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स का जो सोर्स है, आप देखो कार्बोहाइड्रेट टेबल शुगर से 99% मिल रही है हमें, सीरियल से 60 to 80%, दालों से 50 से 60%, रूट और ट्यूबर से 20 to 40%। लेकिन अगर एक अच्छी बैलेंस डाइट है तो उसमें कितने होने चाहिए कार्बोहाइड्रेट, टोटल डाइट का कम से कम 40% होना ही चाहिए, ठीक है। और हमारे पास क्या होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए। न्यूट्रिशन में फाइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसको इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब, पहले न्यूट्रिशन वेस्ट कहते थे, लेकिन फिर बीच में जब पता चला कि फाइबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब हम कहते हैं कि बिना छीले हुए सेब खा लो, ज्यादा फाइबर मिलेगा। सो दीज फाइबर्स दे आर नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन एंजाइम्स, ठीक है, हमारे पास इसको डाइजेस्ट करने की एंजाइम्स तो नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे सॉल्युबल फाइबर्स भी हैं जो फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स हैं, गम्स हैं, म्यूसिलेजेस हैं। ओके, so that's all for today. Thank you so much. And in case if there are any problems, आपको लेक्चर समझ नहीं आए तो आपने कमेंट करना है, and if you want notes on the same topic, do comment your mail ID. Notes will be provided. Keep watching. Thank you so much.